नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आज संपूर्ण भारत मध्य प्रदेश को आशा और विश्वास की नजर से देख रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा औद्योगिक विकास भारत को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने ये बात भोपाल जिले की सीमा पर रायसेन जिले के ग्राम उमरिया में 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन के दौरान कही। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास को गति दे रहा है। मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण क्षमता, संसाधन और सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद है। यहां 1800 करोड़ रुपए के निवेश से आरंभ हो रहे रेल कोच निर्माण केंद्र से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वदेशी अभियान के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत और बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायसेन जिले में हो रहा औद्योगिक निवेश मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नया आयाम देगा। ये न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा, बल्कि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गतिशील भी बनाएगा। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक तैयार किया है और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। नवीन औद्योगिक इकाइयों को इंटरनेट, फैक्ट्री शेड, कनेक्टिविटी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री की ये विशेष पहल रही कि आज जिस रेल निर्माण इकाई का भूमि पूजन कल हुआ, उसके लिए बीईएमएल को पिछले मई माह में भूमि आवंटित कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में ये इकाई काम करना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही रायसेन जिले के ग्राम तामूट में 416 करोड़ रुपए की लागत वाली नवीन औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के संकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य में स्वदेशी अभियान के तहत स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं, इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहां रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है, और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे, और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। मानिस यूनिट की कितनी अहमियत है, नाम देने में भी पूरी सावधानी बरती गई है। सोच समझकर इस इकाई का नाम रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं सृष्टि का निर्माण यदि किसी ने किया था तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। इस आदिकर्ता सृष्टि के रचयिता के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपके नजरों के सामने होगी। स्वाभाविक है कि जब फैक्ट्री यहां लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी के साथ विकास होगा। और यहां जो कोच बनेंगे वह रेल कोचेज
भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो नई गति दे ही रहे हैं, साथ ही यहां पर बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें चल रही हैं तेज गति से, सारी तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में भी यदि कोच कहीं का बना होगा तो मध्य प्रदेश की धरती का और मध्य प्रदेश के हाथों के वासियों के हाथों से बना हुआ कोच लगेगा। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है। विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि बीईएमएल भारत के आर्थिक विकास की गति में अपना एक अच्छा योगदान देगा। तो मध्य प्रदेश के उमरिया में रेलवे कोच फैक्ट्री बनेगी। 2 सालों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बेंगलुरु के बाद मध्य प्रदेश को चुना जाएगा, वो भी उमरिया जैसी जगह को जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री बनेगी। लेकिन कितना फायदा मध्य प्रदेश को होगा, आसपास के जिले को होगा। सरकार जिस तरीके से कह रही है कि रोजगार के नए अवसर जो है सृजित होंगे, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन सर, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की भूमिका कितनी बड़ी रहने वाली है? क्योंकि ये जो रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में बेंगलुरु के बाद दूसरी सबसे बड़ी ये कोच फैक्ट्री बनेगी। अगर 2 सालों में इसका जो निर्माण है वो पूरा होगा और उसके बाद जो सबसे हाई स्पीड वाली ट्रेनें हैं उनके कोच मध्य प्रदेश में बनेंगे, क्या लग रहा है कितना बदलाव इससे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये कितनी बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए? स्थल है, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश अभी औद्योगिक विकास के रूप में पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि यहाँ उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई थी। अगर आप सिर्फ इंदौर को पर छोड़ दें तो बाकी चाहे वो महानगर जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, उतने बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे हैं जहां से रोजगार का सृजन हो सके। रोजगार का सृजन कहाँ होता है? जब कोई मदर इंडस्ट्री लगती है, बड़ी इंडस्ट्री लगती है, तो उसके साथ बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्री भी लगती हैं, एंसिलरीज लगती हैं, जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं और उसको मदर इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। अगर उमरिया जैसी छोटी जगह में एक रेलवे कोच की जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मोहन यादव लगातार लंबे समय से औद्योगिक विकास के लिए प्रयास करते जा रहे हैं। विदेश भी गए हैं, अलग अलग रीजनल समिट भी की हैं, उनने हर जगह कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां जिस चीज की बहुतायत है वहां पर उस तरह के उद्योग लगाए जाएं। तो उनका जो एक उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश जो अभी तक औद्योगिक विकास के रूप में पिछड़ा हुआ था, उसको औद्योगिक रूप से बहुत उन्नत कर दिया जाए। और उनका ये प्रयास निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र है वो, क्योंकि अभी तक पहले जितनी भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरान समिट हुई थी, इंडस्ट्रियल समिट हुई थी, उनका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं। दिक्कत क्या होती है कि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो फिर उसको ये अफसरों का जो मकड़ जाल है ये बहुत बुरी तरह से उलझा देता है। लेकिन मोहन यादव का कहना है कि एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से हम उनकी समस्याओं का हल करेंगे और डायरेक्ट वो हमसे भी मिल सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयोग होगा, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि किसी भी चीज में टांग अड़ाने में अफसरशाही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तरह तरह के उसमें वो ढूंढे जाते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तो अगर मोहन यादव जी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट से डायरेक्ट टच में रहेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो हम तत्काल हल करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा और जो मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है औद्योगिक विकास के रूप में, उसको एक नए पंख लगेंगे और वो विकास के रूप में एक स्थापित प्रदेश बन जाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। ठीक बात आप कह रहे हैं। प्रियंका जी, आप क्या कहेंगी? मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं औद्योगिक विकास की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर्स को लाना हो या फिर हम अलग अलग रीजनल इन्वेस्टर समिट की बात कर ले। अब ये जो रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होगा उमरिया में, क्या लग रहा है इससे कितना बदलाव आएगा? ना सिर्फ उमरिया, रायसेन जिले वासियों को, विदिशा, भोपाल, एक जो मेक इन इंडिया
अभियान को गति देने की बात कही जा रही है। मेक इन एमपी हम कह सकते हैं, आत्मनिर्भर एमपी कह सकते हैं। इस दिशा में ये जो बड़ा कदम है, ये कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पे प्रशंसा जी, अगर हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और जब हम वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़े थे तो हमने कोविड जैसे पैंडेमिक में भी देखा है कि किस तरह से हमारी मेधा शक्ति ने और हमारे युवाओं ने बहुत अच्छे से अपने कौशल को दिखाते हुए स्टार्टअप जैसी चीजों को, आज लाखों स्टार्टअप से जो भारत में संचालित हो रहे हैं, जिनके कारण आयात से ज्यादा हम लोग निर्यात की ओर अग्रसर हैं, और इसी के कारण आज हम लोग बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, और उन्हीं के साथ में डबल इंजन के सरकार को, जिसका प्रमाण हमें आज नजर आता है कि हम लोग जो एक कृषि उद्योगों के साथ ही साथ पर्यटन और इसके अलावा जो हमारे, जैसे कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में साधन है। परंतु ये बिल्कुल सही है, जैसे चैतन्य जी भाई साहब ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार में भी बहुत ज्यादा जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने भी जमीनी स्तर की बहुत सारी समस्याओं को समझा और धीरे धीरे उनको निदान करने की कोशिश करी। अगर हम कहते हैं तो श्री सुंदरलाल पटवा जी के समय और श्रीमती सुषमा स्वराज जी के समय भी उद्योगों के ऊपर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। पर स्थानीय स्तर की समस्याएं होती थी, जिनके कारण कई बार होता था जो परमिशंस को लेकर के दिक्कत आती थी, उनको डिलाइट किया गया। उन जो तकनीकी समस्याएं निकल के आती थी, जो प्रशासनिक समस्याएं निकल के आती थी, जिसके कारण आज प्लग एंड प्ले का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसको सिंगल विंडो के माध्यम से भी हम कह सकते हैं। क्या परमिशंस लेना है हुआ, इनफैक्ट जो इश्यूज है जिसमें सब कुछ जो निकल के आता था, बिजली था, पानी की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हमारे पास जो हमारे खुद के बंदरगाह नहीं है, जिसके कारण हमें पोर्ट्स की जो अवेलेबिलिटी कम होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो ट्रांसपोर्टेशन एविएशन में जिस हिसाब से बढ़ाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, आज आप देख सकते हैं नए नए एयरपोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए, रोड स्ट्रक्चर्स को 4 लेन से इस्टेब्लिश किए गए हैं। जिस तो तरीके जिस से आप कह रही प्रकार से मध्य कनेक्टिविटी प्रदेश की की बात आप जो कह रही लीडर हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी की आप बात जो कह रही हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी की जो आप बात कह रही हैं, निश्चित तौर पर इससे जो विकास है और तेजी से मध्य प्रदेश में हो रहा है। चेतन सर, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि इस फैक्ट्री के साथ ही जो लोग हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्या कहें कि एमएसएमई सेक्टर को भी लाभ होगा? इसके साथ ही जो तकनीकी संस्थान में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको भी अब रोजगार जो है मध्य प्रदेश में ही मिल सकेगा? देखिए, इंडस्ट्री ही किसी भी प्रदेश की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इस रेलवे कोच फैक्ट्री से 5,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक अलग से एक नया कदम होगा कि एक ही इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है, उसमें उसके माध्यम से इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक्चुअली अभी दिक्कत क्या हो रही है कि उद्योग ना होने के कारण, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, यहाँ के बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है दूसरे बड़े शहरों में, चाहे वो पूना हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो। तो ये एक बूढ़े और रिटायर्ड लोगों के शहर बन के रह गए, क्योंकि उनके बच्चों के लायक यहाँ पर काम नहीं है। अगर इस तरह के औद्योगिक विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं और बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे स्थापित होते हैं तो ये जो पलायन है वो रुक सकता है। और वो पलायन रुकेगा तो निश्चित तौर पे जो बूढ़े लोग अपने बच्चों को दूर भेज देते हैं, उनको ये लगेगा कि हमारे ही प्रदेश में हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। तो ये जो उद्योगों की स्थापना करना और उनको फिर अमली जामा पहनाना, देखिए एमओयू तो बहुत साइन होते हैं, पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि एमओयू साइन हो जाते हैं, भूमि आवंटन भी हो जाती है, लेकिन उद्योगपति वहां पे अपना उद्योग स्थापित नहीं करते हैं। अगर इसमें 2 साल की गारंटी दी गई है कि 2 साल के भीतर ये फैक्ट्री काम करने लगेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल के भीतर अगर वो काम करने लगती है। ऐसे ही जो बड़े उद्योग हैं या जो छोटे उद्योग भी हैं, उनको भी जो भूमि आवंटन हुआ है या जो उनकी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, उनको भी इस बात की ताकीद दी जाए कि एक टाइम लिमिट दी जाए उनको कि भाई इस टाइम लिमिट में आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। और उस टाइम लिमिट में अगर वो नहीं होता है, अगर हीला हवाली होती तो फिर उसको निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन एक टाइम लिमिट अगर आप दे दोगे तो उद्योगपतियों को भी ये लगेगा कि भाई हमें जो आवंटन हुआ है या जो हमारी
फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हैं, हमें अपना उद्योग स्थापित कर देना चाहिए। तो ये बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का जो सोच है और जो वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं बनेगी, बशर्ते जो बार बार मैं कहता हूं कि अफसरशाही का जो रोड़ा आता है उसको दूर करना बहुत जरूरी होगा। प्रियंका जी, क्या लग रहा है जो 2 साल का टारगेट रखा गया है, क्या इतने में ही जो निर्माण कार्य है यहाँ पर शुरू हो जाएगा? कई बार हम देखते हैं टाइमलाइन तो सेट कर दिया जाता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाता है। हम राजधानी भोपाल की मेट्रो की ही बात कर लें, डेडलाइन कुछ और तय की गई थी, बाद में और ज्यादा समय लग गया, तो ऐसा कुछ यहाँ पर तो देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं अपने इंदौर साइड में जो आईटी पार्क्स डेवलप किए गए हैं, तो बहुत ज्यादा अगर बात है अलग है, लेकिन ज्यादा ज्यादा फार्मर्स की एक साल, मोस्ट प्रोबेबली 1 साल 8 महीने 1 साल के अंदर वहां पे इंडस्ट्रीज या उज्जैन की बिकनपुरी जो उद्योगपुरी बनाई गई है बोले, तो उसमें भी डेफिनेटली 8 महीने। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं उन्होंने खुद ने कहा कि जो लैंड की जो एस्टेब्लिशमेंट का था 6 मंथ में, और ग्रीन हाउस अगर उनको जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स की परमिशन थी तो वो 3 से 4 महीने में अवेलेबल हो पाई, और उन्होंने काम धरातल पे शुरू भी कर दिया है। तो जिसके कारण बहुत सी चीजें देखने को तो मिल रही है, परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो निश्चित है कि ये जो इंडस्ट्री का जो टाइमलाइन उन्होंने खुद ने, सीएम सर ने खुद ने डिसाइड किया है कि 2 साल के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश करना है। तो निश्चित है कि चाहे बीना रिफाइनरी हो या और भी ऑर्डिनेंस के जो काम है, तो इसमें भी जो उन्नयन हो रहा है, तो इसमें भी 2 साल से ज्यादा समय मुश्किल है कि लगेगा। उसके पहले इस्टेब्लिश करके इस पे काम शुरू किया जाएगा। ठीक है। सर, अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग दोनों का हब मध्य प्रदेश बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने संबोधन में ये कह रहे थे, मुझे याद आ रहा है, कि अब जो मध्य प्रदेश है मॉडर्न राज्य की उपाधि उसको मिलेगी। क्या लग रहा है अन्य राज्यों के लिए भी मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक विकास जिस तरीके से लगातार गति देखने को मिल रही है, जो नीतियां हैं मध्य प्रदेश की, ऐसे में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा मध्य प्रदेश बनेगा? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में अगर उद्योग लगते हैं और एक टाइम लिमिट के भीतर लगते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक आदर्श बन सकता है मध्य प्रदेश। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब उद्योग लगाने आता है उद्योगपति, तो उसको समय बहुत लगता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप टाइम लाइन फिक्स कीजिए कि आपको इतने समय के भीतर, अब जैसे आपको भूमि आवंटन हो गया तो आप अपनी बिल्डिंग तैयार करना शुरू कर दें, वहां पे जो लगने हैं, मशीनें लगने हैं, उनको बुलवाना शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, हम 25% टैरिफ लगा देंगे, तो ये जो आयात का जो एक सिस्टम है वो खत्म होगा, और हम अपने चीजों को अगर बना लेंगे और दूसरी जगह निर्यात करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारत की भी एक छवि बनेगी, और मध्य प्रदेश उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है, स्थान दे सकता है इस औद्योगिक क्षेत्र में। देखिए, मैं महाकौशल से आता हूँ। महाकौशल में एक बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्रियल जो हब है वो ही बन सकता है, क्या टूरिज्म हब भी बन सकता है। यहाँ पर भेड़ा घाट है, पेंच है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, तो एक चारों तरफ से मिला के एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है, जिसमें तमाम तरह के विदेशियों को आप आकर्षित कर सकते हैं, बड़े बड़े होटल बन सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को डॉक्टर मोहन यादव देख रहे हैं, और इसलिए उन्होंने रीजनल समिट की है। देखिए, हर जगह की एक अलग, जैसे हमारे जबलपुर में है या बालाघाट में वन की बहुत बहुतायत है, तो वहाँ पे लकड़ी से संबंधित चीजें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर कटनी में डोलोमाइट है, संगमरमर है, ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों से संबंधित जो उद्योग है वो लगाए जा सकते। तो रीजनल समिट का एक सबसे बड़ा जो कारण था उनके दिमाग में, वो यही था कि वहाँ कौन सी चीज अवेलेबल है। देखिए, मध्य प्रदेश में आपको पानी भी अवेलेबल है, और लेबर भी सस्ता है, और इसके साथ साथ बिजली की परमानेंट व्यवस्था है। तो ये तमाम चीजें ही किसी उद्योग को स्थापित कर पाती है। अगर लेबर नहीं मिलेगा तो उद्योग नहीं चल पाएगा, बिजली नहीं मिलेगी तो उद्योग नहीं चल पाएगा, पानी नहीं होगा तो उद्योग। तो ये तमाम चीजें अगर व्यवस्थित है मध्य प्रदेश में, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर एक बात और ये कही जाती है कि अगर कोई भी फैक्ट्री लगती है तो पर्यावरण को नुकसान होता है, आसपास के जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता है विस्थापन के बाद। तो क्या लग रहा है ऐसी कुछ समस्याएं यहाँ पर भी नजर आ रही हैं क्या? नहीं, देखिए, जब बड़ी इंडस्ट्री लगती है, या किसी को अगर 400 एकड़ जमीन या 300 एकड़ जमीन या 200 एकड़ जमीन दी जा रही है बड़े उद्योग के लिए,
तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापन तो होगा, लेकिन उसके लिए सरकार ने बताया ना कि हम भाई मकान बना के देंगे, हम उनको जगह देंगे। तो ये भी तो एक है कि भाई जो लोग वहाँ रह रहे हैं बरसों से और वहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, ये भी एक संतुष्टि का भाव उनके मन में आएगा कि हमें अगर विस्थापित किया भी जा रहा है तो हमें और हमारे बाल बच्चों को इस फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा। 5,000 लोगों को रोजगार की बात है, हो सकता है कि उससे जो संबंधित छोटी छोटी एंसिलरीज हैं उसमें लोगों का भर्ती हो जाए, उसमें लोगों को रोजगार मिलने लगे जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं। तो ये तमाम, क्योंकि रेलवे कोच में बहुत सी नई नई चीजें लगती हैं, उसमें ऐसा नट भी लगता है। हमारे यहाँ व्हीकल फैक्ट्री में आज से कम 25 साल पहले 250 से 300 एंसिलरीज थी जो छोटी छोटी चीजें बनाती थी। कोई आपका नट बनाता था, कोई बोल्ट बनाता था, कोई सीट कवर बनाता था, कोई सीट बनाता था। लेकिन वो जब से उसका निजीकरण हुआ तब से वो तमाम एंसिलरीज जो बंद हो गई। तो ये बड़ी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थापित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बरगद है, उसके नीचे छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो लगते हैं, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी छाया में वो पनपते हैं। तो ये जो बड़ी इंडस्ट्री, मदर इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, जिसमें बड़ा उद्योग होता है, वो अगर लगता है और उसके माध्यम से सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक भूमिका अदा करेगा देश के औद्योगिक विकास के रूप में। और डॉक्टर मोहन यादव की जो सोच है वो यही है कि हम अपने मुख्यमंत्री काल में इतना कुछ औद्योगिक विकास कर पाए जिसको याद रखे जनता। तो ये उनका जो प्रयास है ये वास्तव में प्रशंसा की होगी। बस देखना ये होगा कि आपकी जो आपने जो कुछ भी कहा है वो अमली जामा पहन ले, क्योंकि देखिए घोषणाएं तो बहुत होती हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहना पा जाएगा। ठीक है सर, देखना बहुत जरूरी होगा कि वो अमली जामा पहन पाए। ठीक है प्रियंका जी, इत्तेफाक रखती होंगी आप चैतन्य जी जो बात कह रहे हैं कि अमली जामा कैसे पहनाया जाता है। एक तो टाइमलाइन की बात हो गई कि जो 2 साल का समय रखा गया है, क्या उसमें ही जो पूरी फैक्ट्री है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है नहीं, या फिर जो डेडलाइन है उसके आगे जो समय है वो बढ़ा दिया जाता है। दूसरी बात ये भी हो रही है MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन विकास को गति। एक जो भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है अब जब ये देश में एक मध्य प्रदेश की पहचान होगी कि मेड इन MP कोच जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं उनमें लगेंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश को पहचान मिलेगी। औद्योगिक विकास तो मध्य प्रदेश का होगा ही, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर ले या फिर एक्सपोर्ट की हम बात कर ले। देखिए मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें, चैतन्य सर ने कहा कि पहले रीजनल समिट्स करके रीजनल जितने भी असेट्स थे, हम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स थी, हो सकती है लैंड से रिलेटेड या स्थानीय स्तर की जो भी समस्याएं होती हैं राइज करना और उनके ऊपर कार्य करते हुए फिर ग्लोबल समिट की ओर हम गए। ग्लोबल समिट के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमने वैश्विक स्तर पे भी अपनी जो कह सकते हैं ग्लोबल टॉक स्टार्ट किया। यहाँ से इन्वेस्टमेंट और कंप्लीटली होने के बाद में आज ये स्थिति कि महिंद्रा ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो या अडानी अंबानी ग्रुप्स भी हो, सभी मध्य प्रदेश को आज की डेट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर जैसे मैंने कहा कि पहले 27 to 30 के करीबन तो परमिशंस में ही बहुत ज्यादा लेकर जाता था और प्रोजेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाते थे। जो ये बात सही है चैतन्य सर की कि पहले भी MOUs बहुत साइन होते थे, लेकिन स्थानीय स्तर की जो परेशानी प्रशासनिक स्तर पे भी होती थी, ये स्थानीय स्तर की समस्या हल करते करते ही कई बार समय बीत जाता था और वो अमली जामा नहीं पहन पाती थी। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो उन्होंने डिजाइन किया कि रीजनल समिट्स की जाए, ताकि हम वोकल फॉर लोकल जो बात करना चाहते हैं, हम स्थानीय स्तर के MSME को भी बढ़ावा दें, प्लस जो नए डेवलपमेंट किए जा सकते हैं उनको साथ में लेकर के चले। तो उन सारी चीजों का जब समावेश किया गया है, तो जो सिंगल विंडो के माध्यम से आज जो इजियर की गई है प्रोसेसेस, जो कह सकते हैं लाइसेंसिंग भी जो इजी की गई है, उनके माध्यम से डेफिनेटली चेंजेस भी बहुत आए हैं, इन्वेस्टमेंट भी आए हैं, और आज जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी जो रुख है वो काफी सकारात्मक हुआ है, जिसका प्रभाव हमको बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बात आप कह रही हैं और सिंगल विंडो सिस्टम, जिसके चलते अब जो उद्योगपति है उनका रुझान लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और इसलिए मध्य प्रदेश जो है इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है और उद्योगपतियों की पहली पसंद भी बन रहा है। इसलिए तमाम बदलाव जो है लगातार हम देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके साथ ही चेतन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को लगातार गति मिल
रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार हम देख रहे हैं नई नीतियां बन रही है और ये जो रेल फैक्ट्री कोच जिसका निर्माण 2 सालों में हो जाएगा, टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से। माना जा रहा है कि ना सिर्फ उमरिया बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं, भोपाल, विदिशा, सीहोर, ये इनको विकास की नई उड़ान मिलेगी। हालांकि आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार 2047 का जो विजन रखा गया है उसमें मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहने जा रही है, क्योंकि स्वदेशी अभियान को इससे गति मिलेगी और मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर और एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे भारत में एक नई पहचान, नई उड़ान मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।